सो हेलो एवरीवन, क्या हाल है? हिंदी की तैयारी कैसी है? आज के इस वीडियो के अंदर आपके हिंदी की तैयारी 100% करवा दूंगा। लास्ट मिनट रिवीजन है आज हमारा। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में वैसे ही हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए सबसे पहला प्रॉमिस ये करना है कि आप इस वीडियो को 2x पर करके कंप्लीटली वॉच करने वाले हो, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं सेम कॉन्सेप्ट आपके अभी एग्जाम के अंदर आ जाएंगे। तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसी के साथ में कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि हिंदी के एग्जाम में नहीं करनी है, क्योंकि हिंदी का एग्जाम बाकी एग्जाम से थोड़ा अलग है। और यह बात ध्यान रखो कि बहुत ज्यादा इजी एग्जाम में तुम्हारे लिए केक है, मतलब तुम्हें बस फोड़ के आने, तुम्हें सब कुछ आता है। इस कॉन्फिडेंस के साथ में जाना और इसी कॉन्फिडेंस के साथ में नीचे कमेंट डाउन करो कि आई विल डू इट, मतलब कि मैं भैया फोड़ के आऊंगा। मुझे नहीं पता, हिंदी बस खत्म है। हिंदी क्या है, तुम और मैं बात कर रही है हिंदी में तो कर रहे हैं, और पेपर में क्या पूछा जाएगा, कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले ये 4 गलतियां तो करनी ही नहीं है किसी भी कंडीशन में। ये गलतियां करोगे हिंदी के एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स कटेंगे। जिसमें जो सबसे पहली गलती है वो ये है राइटिंग स्पीड की। भाई देखो, तुम्हारी राइटिंग स्पीड के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना कि तुम एक तो ऐसा ना हो कि तुम्हारा पेपर छूट जाए। तो इसीलिए स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन करके रखनी है आपको। फिर उसके बाद में सेकंड ये है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स का थोड़ा भाई ध्यान रखो। ये लैंग्वेज है, हिंदी के अंदर अशुद्धियों के ही मार्क्स कटेंगे। तो इसीलिए कोशिश करो कि नॉर्मल शब्दों के अंदर आप लिखें और उसके अंदर गलतियां बहुत ही ज्यादा मिनिमल आपको करनी है। और लास्ट के 10 मिनट्स में एक बार थोड़ा सा चेक कर लेना कि कहां पर गलतियां हो रही हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आता है भैया, हिंदी के अंदर सबसे जरूरी बात है वो है चॉइस वाले क्वेश्चंस। भैया हिंदी के अंदर आपको यह बात पता होना चाहिए कि आपके बाकी सब्जेक्ट से अलग है। आपको हर किसी में, खास करके जो ग्रामर वाला सेक्शन है, ग्रामर वाले सेक्शन के अंदर आपको 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चंस करने हैं। ये बात ध्यान रख लेना। ऊपर एक बार उसका जो मेन क्वेश्चन है उसको रीड कर लेना कि इसमें से कितने क्वेश्चन करने हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, पेपर अटेम्प्ट करने का ऑर्डर। भाई देखो, मेरी एक छोटी सी सजेशन रहेगी आप लोगों को कि आपका जो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका है वो थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। सबसे पहले आपको है ना रीडिंग सेक्शन नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चंस ये नहीं करना। क्योंकि अगर लास्ट टाइम पे आपके पास में टाइम भी कम बचता है तो आप कुछ भी लिखोगे एमसीक्यू में एबीसीडी तो भी वो सही कंसीडर किया जाएगा। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले हम क्या करें, हम लिटरेचर सेक्शन को अटेम्प्ट करें। फिर उसके बाद में हम इस अटेम्प्ट करना है राइटिंग सेक्शन को। फिर उसके बाद में हमारे पास में केवल और केवल एमसीक्यू सेक्शन बचेगा, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। तो इसीलिए ये गलती नहीं करनी, पहले लिटरेचर फिर राइटिंग फिर उसके बाद में ग्रामर और फिर लास्ट के अंदर रीडिंग सेक्शन। अब हम लोग सीधा जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। हर एक चीज में पढ़ाने वाला हूं, तो ये प्रॉमिस तुमने किया था कि तुम इस वीडियो को आखिर तक देखोगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब ये जो सबसे पहली जो बात आती है वो आती है हमारे पास में औपचारिक पत्र की। अब ये स्टार्ट करें ना, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, क्योंकि मॉर्निंग वाली वीडियो है तो मे बी कि कुछ स्टूडेंट्स तक ना पहुंच पाए। तो अच्छा यही होगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचे, उनको बेनिफिट मिले। तो बस ये छोटा सा काम कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। तो अब जो है सबसे पहले आपको यहां पर ये जो औपचारिक पत्र है इसमें एक बात ध्यान रखने की, आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे परीक्षा भवन और उसके साथ में स्थान आएगा कोटा। अब यहां पर ये क्या है, ये कुछ भी हो सकता है। अगर आपको जैसे कि अगर एड्रेस दे दिया गया कि आप रामनगर के निवासी है तो आप वहां पर रामनगर लिख करके नीचे कोटा लिख देंगे। ये होता है सेंडर का एड्रेस जो कि भेजता है। फिर उसके बाद में आपको इसके बीच में एक लाइन का स्पेस देकर के आपको लिखनी है दिनांक, जिसका कि फॉर्मेट रहेगा 21 फरवरी 2024। इस तरीके से आपको दिनांक लिखनी है। फिर उसके बाद में आता है कि आप किसको पत्र भेज रहे हो। अब जैसे कि यहां पर आप पत्र भेज सकते हो किसी भी संस्थापक को या फिर बैंक मैनेजर को। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है यहां पर उनका पद की, वो किस पद के हैं। तो सबसे पहले उनका पद आएगा। फिर उसके बाद में आता है उनकी संस्था का नाम। जैसे कि अगर आप संपादक को लिख रहे हो तो आप उसमें लिख देना दैनिक भास्कर। फिर उसके बाद में कोई भी जिला या फिर आप कोई भी स्टेट का नाम यहां पर लिख सकते हो। जैसे कि मैं कोटा रहता हूं तो मैंने कोटा का नाम लिख दिया। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है विषय। अब जो विषय है, विषय क्या रहेगा, विषय आपको सिंपल सा रखना, जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर कहा जाएगा कि आपको शिकायत करनी है या फिर आप लोगों को किसी का कुछ भी जो आप भी आपका क्वेश्चन है ना उसको एज इट इज यहां पर पेस्ट कर देना आपको। फिर उसके बाद में आपकी स्टार्टिंग होगी कि महोदय या महोदया, ये दोनों के दोनों आपको लिखने होंगे। फिर उसके बाद में जो पहली लाइन और जो आखिरी लाइन है ना, ये मैं बता रहा हूं, इसको रट लेना क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे फर्स्ट आपको देना है अपना इंट्रो। तो इंट्रो इस तरीके से रहेगा कि मैं आयुष कोटा का निवासी हूं और मैं यह पत्र आपका ध्यान, हमारी जो भी आपकी समस्या हो उसको आपको यहां पर लिख देना है कि और आकर्षित करने के लिए लिख रहा हूं। आपकी सबसे पहली 2 लाइनें तो यही होगी। फिर इसके बाद में आप इंट्रो के अंदर यह लिखोगे कि आप किस लिए पत्र लिख रहे हो। फिर उसके बाद में जो सेकंड पैराग्राफ हमारा रहने वाला है उसमें हम लोग
लिखेंगे कि आपकी क्या समस्या है और उससे आपको कौन सी परेशानी हो रही है। ठीक है, ये आप लिखेंगे इसके सेकंड पैराग्राफ में। और फिर ये जो लास्ट का जो फाइनल पैराग्राफ रहेगा जो कि हमारा कंक्लूजन रहेगा, तो इसके फाइनल पैराग्राफ में आप लोग लिखेंगे कि मैं आशा करता हूं कि आप इस समस्या को जल्दी से जल्दी हल करेंगे। तो ये 3 लाइनें आपकी तो एज इट इज होगी और फिर उसके बाद में बीच में थोड़ा बहुत आपको लिखना है, इससे ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा, इसमें आपको धन्यवाद लिखना है, फिर अपना नाम और उसी के साथ में स्थान भी लिखना है। अब देखो कुछ फॉर्मेट में आपने देखा होगा कि जो दिनांक है वो स्टार्टिंग में ना दे करके यहां पर दी जाती है, तो आप लोग यहां पर भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पे ही उसे लिखना है। फिर उसके बाद में आता है आपके पास में अनौपचारिक पत्र। तो अब ये जो अनौपचारिक पत्र है ना, अब इसमें किस तरीके से लिखना है, तो इसमें भी सबसे पहले क्या आएगा, सेंडर का एड्रेस जो कि रहेगा आपका परीक्षा भवन। आपको सिंपल से याद, ज्यादा दिमाग पर जोर ही नहीं डालना, आप कहां पर बैठे हो परीक्षा भवन में, तो सीधा आपको लिख देना परीक्षा भवन में, ये 2 लाइनों के अंदर आ गया। फिर उसके बाद में इसमें आएगी यहां पर डेट जो भी आपकी डेट है, जैसे कि 21 फरवरी 2024, तो वो डेट आप यहां पर डाल करके फिर इसमें स्टार्टिंग जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप किसी बड़े को लिख रहे हो तो आप उसमें लिखेंगे कि आदरणीय पिताजी या माताजी या फिर दादाजी दादी जी, जिसका भी आपको आता है वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद में आपको उसमें लिखना है सप्रेम नमस्कार। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने जब आप किसी बड़े को लिख रहे हो। वहीं पर ही अगर आप मान लो कि किसी छोटे को लिख रहे हो तो इसमें आप लिखोगे कि प्रिय भाई, उसका नाम, या फिर अपने दोस्त को लिख रहे हो तो उसका भी नाम आपको लिखना है कि प्रिय मानव आपका दोस्त है तो उस तरीके से आपको लिख सकते हो, आपका भाई है तो उसको आप लिख सकते हो प्रिय जो भी उसका नाम है उस तरीके से आपको लिखना है, छोटे भाई बहन का नाम या फिर दोस्त का नाम इस तरीके से आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में जो इसकी स्टार्टिंग और इनिशियल लाइन रहेगी वो क्या रहेगी, वो रहेगी कि मैं सकुशल हूं और आशा करता हूं कि आप भी सकुशल होंगे। तो सबसे पहली लाइन इसकी भी याद रख लो कि ये जो लाइन होती है ना, जैसे कि हमें स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता कि हम किस तरीके से स्टार्ट करते, तो ये लाइन जो है वो बहुत ही ज्यादा बूस्ट करती है। आपको इसमें लिखना है कि मैं आज सकुशल हूं और आशा करता हूं कि आप भी सकुशल होंगे। फिर उसके बाद में इसकी बॉडी में कि आपने किसके लिए लिखा है वो सब आपको इसमें इंक्लूड करना है। और जो इसकी क्लोजिंग लाइन रहेगी वो ध्यान से देखना, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि तुम्हारे या फिर आपके पत्र का इंतजार रहेगा। जो भी आपको लगे, जैसे बड़ों को लिख रहे हो तो उसमें आ जाएगा आपके और उसमें आ जाएगा आपके तुम्हारे पत्र का। फिर उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दादा दादी को मेरा प्रणाम कहना तथा छोटे भाई को प्यार भरा आशीर्वाद देना। ठीक है, 3 लाइनें ये हो गई और 1 लाइन ये होगी, तो 4 लाइन तो आपकी ऐसे ही होगी। और इसके अंदर आप छोटा सा भी अगर कुछ भी लिख दोगे तो भी आपको इसमें 5 में से 5 नंबर मिलने वाले हैं। फिर इसके बाद में इसके लास्ट में आएगा वो आएगा कि आपका आज्ञाकारी बेटा और फिर नीचे आपका नाम आ जाएगा। उसी तरीके से अगर आप किसी के भाई हो या फिर मित्र हो तो आप उसमें लिखोगे तुम्हारा मित्र और फिर उसके नीचे नाम आ जाएगा। ये है पूरा फॉर्मेट। ठीक है, तो समझ गए आपके 5 नंबर पत्र में पक्के हो चुके हैं। अगर समझ में नहीं आया तो इसको फिर से रिवाइंड करके प्ले कर लो। इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं लिखना एग्जाम के अंदर। 100% मैं आपको बोल रहा हूं कि बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हो। ठीक है, फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा स्वतंत्र लेखन। अब जो स्वतंत्र लेखन है बेसिकली इसमें आपको ना 5 चीजें हैं जो कि ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो ये फॉर्मेट आप ध्यान रखो। इसके फॉर्मेट में क्या आएगा, सबसे पहले नाम जो कि आपका रहेगा, फिर उसके बाद में पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि आपको लिखनी होगी। जन्म तिथि का जो हमारे पास में फॉर्मेट रहेगा वो इसी तरीके से रहेगा जैसे कि 19 और फिर उसके बाद में आपका हो गया मार्च और फिर उसके बाद में जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है जैसे कि 20XX, ये हो गया आपका। ठीक है, इस तरीके से आपको जन्म तिथि लिखनी है। फिर उसके बाद में आपका वर्तमान पता, फिर उसके बाद में स्थायी पता जो है उसको लिखो तो आपको उसमें लिख देना है उपयुक्त। मतलब कि उपयुक्त का मतलब होता है ऊपर वाला ही जो आपका स्थायी पता है वही आपका वर्तमान पता है। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है टेलीफोन नंबर, फिर आता है मोबाइल नंबर। इन दोनों में से कोई भी एक आप सेलेक्ट कर सकते हो। टेलीफोन नंबर ना लिखो तो भी चलेगा। अब ये जो टेलीफोन नंबर है ये किसका है, ये मेरा है। ठीक है, अब देखो ये क्या है 965382XXX। तो अब आप लोगों को मैंने मेरा मोबाइल नंबर दे दिया है, आप इसके ऊपर कॉल कर लो, कॉम्बिनेशंस बनाते रहो। ठीक है, अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, ये मोबाइल नंबर हो गया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आपको लिखना है ईमेल। ईमेल आप ध्यान रखना कि इसमें कुछ भी रैंडम सा लिख सकते हो जैसे कि abc123@gmail.com। इस तरीके से आपको यहां पर ईमेल एड्रेस लिखना है। फिर इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट बात आती है ना वो यहां पर आती है, वो है कि शैक्षणिक योग्यताएं। अब शैक्षणिक योग्यताओं को आपको एक तो लिख करके उसे अंडरलाइन कर देना है क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी पेपर प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी आती है। फिर इसमें आप लोगों को एक टेबल बनानी है। ये जो टेबल है ये किससे बनाएंगे, ये बनाएंगे आप लोग पेंसिल से बनाने वालों। ठीक है, तो ये टेबल आपको ध्यान रहे कि आप इसे पेंसिल से बनाएंगे और इसमें आपको क्या क्या इंक्लूड करना है वो ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो क्रम संख्या का एक कॉलम रहेगा, फिर उसके बाद में परीक्षा हो गया या डिग्री हो गया। अब जैसे कि परीक्षा कौन सी है, वो है 10th की। ठीक है, तो आपने यहां पर क्या लिखोगे, कक्षा 10वीं। फिर वर्ष कौन सा है, वो है आपका 2024 आपका वर्ष है जिसमें कि आप लोग पास आउट हो रहे हो। फिर उसके बाद में विद्यालय का नाम, जो भी आपका विद्यालय का नाम है। विषय कौन से हैं, 3 आपको विषय इसमें लिख देने। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है प्रतिशत वाला कॉलम। तो अब प्रतिशत वाले कॉलम के अंदर आप अपने परसेंट लिख
सकते हो जैसे कि 95%। तो अब आप लोग मेरे को भी कमेंट करके बताओ कि आप लोग 10th में कितना स्कोर करना चाहते हो। बस लिख दो कि 90 प्लस 95 प्लस जितना भी है। बस एक बात ध्यान रखना कि आपका टारगेट हमेशा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप बड़ा सोचोगे नहीं ना तो वो आप उस टारगेट को अचीव कैसे करोगे। तो सबसे पहले अपने टारगेट को बढ़ाओ, ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है, अब यहां पर जो अगला पॉइंट है, जैसे कि सबसे पहले तो हमने शैक्षणिक योग्यताओं की बात कर ली, फिर इसके बाद में यहां पर आती है अन्य योग्यताएं। अब इसमें ये दो आप रट के चले जाओ, एज इट इज इनको कॉपी करके आपको पेस्ट कर देना है। वो ये है कि अंग्रेजी भाषा का आपको ज्ञान है, फिर सेकंड है कि कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान है, या फिर आप इसमें लिख सकते हो, वो लिख सकते हो कि कंप्यूटर का 1 साल का डिप्लोमा है। इन दोनों में से कोई भी चीज लिख सकते हो। बस आपको यहां पर क्या करना है, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंटली लिखने हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है अभिरुचियां। अभिरुचियों का मतलब होता है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट किस किस में है, जैसे कि खेलकूद एवं योगा का, ये आपने एक पॉइंट लिख दिया। फिर उसके बाद में आप इसमें लिख सकते हो कि बुक पढ़ने का, कोई भी अपने मन से लिखो, बस 2 एंट्री आपको इसमें कर देनी है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है उद्घोषणा। तो अब ये जो उद्घोषणा है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी लाइन एज इट इज याद रखना है। अगर आप नहीं लिख करके आओगे तो इसका आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा। तो उद्घोषणा के अंदर आपको क्या लिखना है, उद्घोषणा में आप लिखेंगे कि मैं प्रमाणित करता हूं कि उपयुक्त सभी सूचनाएं सत्य हैं। ये एक लाइन आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना, दिमाग के अंदर याद रख लेना। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आती है हमारी दिनांक, किसमें आएगी, दिनांक का वही फॉर्मेट 21 फरवरी 2024। फिर उसके बाद में आता है स्थान, फिर लास्ट में आता है हस्ताक्षर। और इन सभी के बीच में एक एक लाइन का आपको स्पेस जरूर से देकर के लिखना है, आराम से खुला खुला आपको लिखना है। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि अगर आप संदेश लेखन स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप कोई पत्र स्टार्ट कर रहे हो, तो उससे हमेशा एक न्यू पेज से आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि ये आपकी पेपर प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाता है। तो इसीलिए पेज को उनकी कोई कमी नहीं है, तो इसलिए आपको भी ना कोई भी कंजूसी नहीं करनी है, आराम से खुला खुला लिखो ताकि आपके आंसर्स बड़े बड़े दिखें, ठीक है। तो अब आप इसके अंदर क्या फर्स्ट थिंग क्या करेंगे, जैसे संदेश लेखन अगर कर रहे हो तो सबसे पहला काम है ये डब्बा बनाने का। इसके चारों ओर आपको बॉक्स ड्रॉ करना है पेंसिल से। अब इसमें आप कैसे लिखेंगे, तो देखो ये सबसे पहले शोक संदेश हैं या फिर जैसे कि शुभकामना संदेश हैं, ये कैसे होते हैं, अनौपचारिक संदेश होते हैं। तो इनमें सबसे पहले ऊपर आएगी हेडिंग, जैसे कि शुभकामना संदेश हो गया, शोक संदेश हो गया, जो भी है वो रहेगा। फिर इसके बाद में जो इसकी स्टार्टिंग होगी वो होगी, इसकी स्टार्टिंग होगी दिनांक से। दिनांक आपको लिखनी होगी 19 मार्च 2024, जो कि मेरा बर्थडे भी है। फिर इसके बाद में आएगा इसका समय, जो कि है 4 बजे, ठीक है, समय, और इसके अंदर ये डेट आएंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में एक लाइन का आपको स्पेस छोड़ना है और सीधा लिखना है प्रिय मित्र या फिर आदरणीय माता पिता, जो भी आपको जिसके भी बारे में आता है वो आपको लिखना है। फिर इसके बाद में आपको बस 3 लाइनें लिखनी है, इससे ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। जैसा भी आपको फॉर्मेट आता है उस अकॉर्डिंग आपको लिखना है। फिर लास्ट में जो इसकी क्लोजिंग रहेगी वो रहेगी तुम्हारा मित्र, और फिर उसके नीचे आपका नाम रहेगा। और ये मैं बता दूं, ये आपको पता है किसकी राइटिंग है, ये है मेरी हैंड राइटिंग। तो आप लोग देख सकते हो कि कितनी ही अच्छी हैंड राइटिंग है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है हमारा, जैसे कि फॉर्मल जो संदेश होते हैं, जैसे कि आपको आ जाएगा कि आप एक प्रधानाचार्य हो तो आप बच्चों को सूचित करने के लिए एक संदेश लिखिए। तो उसमें किस तरीके से लिखेंगे आप, उसमें सबसे पहले संदेश के ऊपर हेडिंग आएगी, फिर उसके बाद में संस्था का नाम आएगा, मतलब कि आपके विद्यालय का नाम आएगा। फिर उसके बाद में नीचे यहां पर दिनांक आएगी, और जो इसकी स्टार्टिंग रहेगी संदेश लेखन की वो रहेगी कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि, जो भी आपको डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप उसके लिखेंगे। फिर लास्ट में आएगा आज्ञा से प्रधानाचार्य, और इसमें भी बॉक्स बनाना कंपलसरी है। तो इस तरीके से आपको इसमें संदेश लेखन करना है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आती है वो आती है हमारी ईमेल लेखन। अब ईमेल लेखन में जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो एग्जाम के अंदर क्या लिख देंगे, फ्रॉम लिख देंगे, टू लिख देंगे। तो ये बात ध्यान रखो कि ये किसका पेपर है, ये हिंदी का पेपर है, तो इसमें इंग्लिश में आपको नहीं लिखना है। तो सबसे फर्स्ट जो आप यहां पर लिखेंगे वो लिखेंगे प्रेषक, मतलब कौन होता है, सेंडर। तो जो भी आपका नाम है, जैसे कि आपको नाम दे दिया दक्ष, आपको नाम दे दिया, तो आप इसके अंदर लिख देंगे dux123@gmail.com, ठीक है। इस तरीके से आपको अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है। फिर इसी तरीके से जो प्रेषित होता है, इसकी स्पेलिंग ध्यान रख लो। प्रेषित जो होता है मतलब कि जो रिसीव करने वाला है, इसका आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, ABD करके कुछ भी आपको @gmail.com करके इसका फॉर्मेट पूरा करना है। फिर इन दोनों के बाद में एक लाइन का स्पेस छोड़ के आपको यहां पर लिखना है विषय। विषय बड़ा ही सिंपल सा रहना चाहिए, जिस भी बारे में आपको बोला गया है उसको एक लाइन के अंदर आपको इसका विषय लिखना है। वो फिर इसके बाद में इसकी स्टार्टिंग किस तरीके से रहेगी, जैसा कि हमारा फॉर्मल लेटर होता है उसी तरीके से इसकी स्टार्टिंग रहेगी। सबसे पहले आएगा सेवा में, जिस भी पद को आप लिख रहे हो उस पद का नाम, फिर उसके बाद में उसका पता, ठीक है। ये दोनों चीजें इसमें आनी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग संपादक को लिख रहे हो तो उनका पता होना चाहिए और उनका नाम होना चाहिए। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है महोदय या महोदया, जिसको भी आप लिख रहे हैं, और उसी तरीके से हमें लिखना है जैसे कि हम लोग फॉर्मल लेटर को स्टार्ट करते हैं ना। मैंने आपको लेटर का फॉर्मेट बताया तो उसमें वही लाइन आपको एज इट इज इसमें कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करनी है। फर्स्ट पैराग्राफ
पैराग्राफ में रहेगा आपका इंट्रो, सेकंड पैराग्राफ में रहेगा कि आपकी समस्या जिसके लिए कि आपने ये ईमेल लिखा है, फिर लास्ट में आपका फॉर्मेट में रहेगा धन्यवाद, भाव दिए, और लास्ट में फिर आपका नाम। ठीक है, इनमें कोई भी स्पेस नहीं देना है, कोई भी स्पेस आपको यहां पर नहीं देना है। ठीक है, आराम से खुला खुला लिखना है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है विज्ञापन लेखन। अब स्टूडेंट्स को डर लग रहा है कि भाई हम ड्राइंग कैसे करेंगे, तो इसमें ड्राइंग नहीं करनी, इसमें कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात क्या है, वो है बॉक्स। बॉक्स इसमें बनाना जरूरी है। फिर इसके बाद में जो सेकंड है वो है कि आपको दुकान का नाम लिखना है, फिर किसी भी एक संस्था का नाम लिखना है। अगर संस्था से आता है तो आपको दुकान का नाम इसमें कंपलसरी लिखना है, बीच में हेडिंग डाल के। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो है कि लाए हैं आपके लिए सेल, जिसके लिए भी आपको आता है कि आपको मोबाइल की सेल करनी है, तो आपको सबसे पहले यहां पर लिखना होगा कि क्या मकसद है आपका ये ऐड बनाने का। जैसे कि कई बार हम लोग देखते हैं ना कि लाए हैं आपके लिए एक बेहतरीन सेल, तो इसी तरीके से आप भी यहां पर सेल लाए हो। फिर उसके बाद में जैसे कि फ्री वर्ड्स को आप इसमें इस तरीके से बॉक्स में बना करके लिख सकते हो। इसी तरीके से आपका मन करे तो आप सेल को इस तरीके से बादल में बना करके ऐसे करके 3-4 आपको इसकी शेप बना देनी है। ठीक है, इसमें नंबर नहीं कटते, लेकिन नंबर कहां पर कटते हैं, जहां पे हम लोग ये जो फीचर वगैरह होते हैं ना ये नहीं लिखते, इस वजह से नंबर कटते हैं। अब ये फीचर क्या होता है, देखो ये ऐसे फीचर लिख करके आपको नहीं लिखना है, ये बात ध्यान रखें कि ये बस मैंने समझाने के लिए लिखा है। इसमें आपको 2 से 3 लाइनें लिखनी होंगी। जैसे कि सबसे पहला है कि बहुत कम कीमत पर उपलब्ध है। फिर सेकंड आप इसमें टाइम डाल दो कि भैया 21 से 28 फरवरी तक है, तो आपने टाइम डाल दिया, और एक ये बहुत कम कीमत वाला हो गया, 2 पॉइंट हो गए। फिर 3 पॉइंट के अंदर एक बेहतरीन क्वालिटी आपको मिलेगी। तो ऐसे 3-4 पॉइंट आपको इसमें लिख देना है। तो ये हो गया आपका विज्ञापन लेखन। और ध्यान रहे कि विज्ञापन लेखन में आपको पता जरूर से लिखना है, फिर उसके बाद में मोबाइल नंबर का ये वाला फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। अगर इस तरीके से लिखोगे तो विज्ञापन लेखन में फुल मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, समझ के क्या बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले तो कि आप लोगों को फीचर लिखना है, पता और मोबाइल नंबर ध्यान रहे। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा अनुच्छेद लेखन। अब जो अनुच्छेद लेखन है ना, इसमें आपको एक बात ध्यान रखने की, सबसे पहले तो इसकी जो हेडिंग है ना वो कहां पर आएगी, वो आएगी सेंटर में। आपको हेडिंग डालनी, क्योंकि बहुत सारी बुक के अंदर इधर से स्टार्ट कर दिया जाता है, लेकिन आप सेफ के लिए आप इसे सेंटर में रखेंगे। फिर उसके बाद में आप सबसे पहले इसका इंट्रो देंगे, जो कि आपके जो भी आपके टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आपको इंट्रो देना है। फिर इसके बाद में जो आपकी बॉडी रहेगी वो आपके संकेत बिंदु के अनुसार आपको लिखना है। तो जो भी आपको संकेत बिंदु दिए रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग ही आपको पूरी पूरी बॉडी को लिखना है। और इसको आपको 3 पैराग्राफ में डिवाइड करना है, जिसमें सबसे पहला इंट्रो हो गया, और जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें आपको पूरी पूरी डिस्क्राइब करना है कि वो क्या है, जैसे लोकतंत्र क्या है, फिर उसके बाद में चुनाव क्या है, ये आपको समराइज करना है, उसमें प्रॉब्लम आपको बतानी है। फिर लास्ट पैराग्राफ में आपको उसकी समरी देनी है। इस तरीके से आपको 3 पैराग्राफ के अंदर अपना अनुच्छेद करना है। तो यहां पर हमारा राइटिंग सेक्शन कंप्लीट होता है, और आपके राइटिंग सेक्शन के अंदर फुल मार्क्स पक्के हैं। इसके बाद आप कुछ भी नहीं बोलोगे। अगर लग रहा है कि भैया मैं कुछ बोल रहा हूं तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लो, क्योंकि इसके अलावा आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं जो कि है हमारे अलंकार। अब अलंकार में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है, तो इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग देखो वो है अर्थालंकार। तो अर्थालंकार जो होते हैं इनके अलग अलग भेद होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला आता है वो आता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर क्या होता है कि किसी चीज को समान मान लिया जाता है किसी के, कि ये मान लिया जाता है कि भाई ये इसके जैसा है, मतलब कि इसके जैसा मान लिया जाता है। तो इसके जैसा मानने के लिए यहां पर इसमें जैसा यूज में नहीं लेते, यहां पर कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मनु यूज में ले लेंगे, जनु यूज में ले लेंगे, मानु यूज में ले लेंगे, या फिर मनहु यूज में ले लेंगे। तो अगर ऐसे वर्ड दिखते हैं तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे कि अब इसका एग्जांपल के तौर पर है हमारे पास में कि मानो हवा से सोता हुआ सागर जागा हो। क्या हुआ है कि मानो हवा से सोता हुआ सागर जागा हो, तो मतलब कि सागर सोता हुआ था वो जाग गया। तो इसीलिए जहां पर ये जो मानो जैसे वर्ड आ जाते हैं वहां पर हमें आंख बंद करके क्या टिक कर देना है, उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार में क्या है, उपमा अलंकार में तुलना करी जाएगी, 2 चीजों की आपस में तुलना करी जाएगी। तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज में लिया जाएगा, इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें सा वर्ड का मैक्सिमम यूज में लिया जाता है। जैसे कि यहां पर मुख चंद्रमा सा सुंदर, तो यहां पर क्या है कि किसका कंपैरिजन किया जा रहा है, मुख का किसके साथ में कंपैरिजन किया जा रहा है, चांद के साथ में। तो यहां पर क्या होता है कि कंपैरिजन करने में आपको पता लग जाएगा कि उसके नैन कमल के जैसे। तो यहां पर कमल और नैन का कंपैरिजन हो रहा है ना, तो यहां पर इस शब्द के आते ही आपको क्या करना है, आंख बंद करके उपमा के ऊपर टिक कर देना है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है अतिशयोक्ति। अब अतिशयोक्ति जो है ना, इसमें क्या होता है कि तारीफ करना बढ़ा चढ़ा करके, मतलब कि इतनी ज्यादा तारीफ करना, बढ़ा चढ़ा करके बहुत ज्यादा तारीफ करना, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अतिशयोक्ति। अब जैसे कि अतिशयोक्ति का एग्जांपल है हमारे पास में कि राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार।
क्या सोचा, राणा ने बस सोचा ही था, इतनी देर में चेतक उस पार चला गया, मतलब कि उसकी जो रफ्तार है उसकी बात करी जा रही है, लेकिन बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके करी जा रही है। तो ये जब आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको इसके बारे में डेफिनेटली पता लग जाएगा। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में रूपक अलंकार। अब जो रूपक अलंकार है उसमें क्या होता है, दो चीजों को एक समान मान लिया जाता है, कि दो जो चीजें हैं उनको एक जैसा मान लिया कि भाई ये इसके जैसा है, तो उसमें क्या होता है, वो होता है हमारा रूपक अलंकार। फिर उसके बाद में जैसे कि इसका एग्जांपल है वो है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहां पर ये जो राम रतन है ना, इसको किसके समान मान लिया गया है, धन के समान मान लिया गया है। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि जिसमें आपको ऐसा लगे कि भाई इसमें तो इसके जैसा ही मान लिया है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा रूपक अलंकार। फिर उसके बाद में आता है मानवीयकरण अलंकार। तो मानवीयकरण अलंकार में आप सिंपल से याद रखो कि इंसानों की हरकतों का कंपैरिजन किया जाए। अब जैसे कि जो भी हम इंसान करते हैं, हम हंसते हैं, गाते हैं, सोते हैं, जो भी हम लोग करते हैं वही गतिविधियां अगर कोई एक नॉन लिविंग थिंग के साथ में बता दी जाए कि वो ऐसा कर रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, मानवीयकरण हो जाएगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए है यहां पर फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। ठीक है, क्या हुआ, फूल हंसे और कलियां मुस्कुराई। तो यहां पर हम हंसते हैं तो इसी वजह से क्या बताया जाएगा कि फूल हंस रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान रहे कि यहां पर फूल का हंसना ये कौन सा हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा मानवीयकरण। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट और सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स को टफ लगता है, कंफ्यूजिंग है, वो है कि भैया हमें श्लेष अलंकार का कैसे पता लगेगा। इसमें तो हमें मीनिंग समझना पड़ेगा और मीनिंग हमें उसका समझ में नहीं आता। तो इसके लिए आप ध्यान रखो कि एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ होते हैं। ठीक है, तो आप इसको, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा अभी, लेकिन उसी के साथ में देख लो कि यमक अलंकार क्या होता है। इसमें एक जैसे वर्ड होते हैं, जहां पर एक एक जैसे वर्ड हो जाए वहां पर यमक अलंकार हो जाएगा। और जहां पर वर्ण क्या, जहां पर जो मतलब क्या होते हैं, जहां पर वर्ण अगर बार बार आते हैं, जैसे कि अ बार बार शब्द आ रहा है या फिर ब बार बार आ रहा है, तो इसमें कौन सा होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, समझ लो। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि आप अलंकार को किस तरीके से फाइंड करोगे, आपको इस टेबल को फॉलो करना है। सबसे पहले आप चेक करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। वहां पर आप देखेंगे कि मानो मनु जानो जनू को आप देखेंगे कि क्या यहां पर कोई समानता दिखाने की कोशिश करी जा रही है। फिर उसके बाद में वो नहीं होता, देन फिर उसके बाद में आप रूपक या फिर उपमा अलंकार देखेंगे। फिर उसके बाद में अतिशयोक्ति या फिर मानवीयकरण देखेंगे। और जब इनमें से कोई भी नहीं होगा तो लास्ट के अंदर श्लेष अलंकार होगा। सिंपल सा आंख बंद करके आपको टिक कर देना है, सही ही होगा। ठीक है, इसके बाद में जो आता है वो आता है संयुक्त वाक्य। तो अब संयुक्त वाक्य में आपको सिंपल सी बात ध्यान रखने की, यहां पर हमारे पास में दो अलग अलग वाक्य रहेंगे, लेकिन उनको किसी एक शब्द से जोड़ा जाएगा। उनका अलग अलग मीनिंग रहेगा लेकिन उनको जोड़ दिया जाएगा, तो उसे कहेंगे हम लोग संयुक्त वाक्य। और यहां पर ये जो शब्द रहेंगे ये कौन से हो सकते हैं, जैसे कि और हो गया, एवं हो गया, तथा हो गया, अथवा हो गया, इसीलिए, अतः, फिर भी, किंतु, परंतु आपको ध्यान रखना। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है इसलिए। आप जरूर से ध्यान रखिएगा कि अगर अकेला इसलिए यूज में लेते हैं तो ये संयुक्त वाक्य होता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य के अंदर क्या होता है कि एक वाक्य के होना दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, ये आप इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे कि आपस में क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, जहां, तहां, जिधर, उधर से अगर जोड़ा जाता है तो वो होते हैं मिश्रित वाक्य। आप इनका मीनिंग निकाल करके समझोगे, जैसे कि यहां पर है कि सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। तो यहां पर क्या है कि इन दोनों के अंदर कोई ना कोई एक रिलेशन है कि सफल वही होगा जो परिश्रम करता है, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो इसमें अभी आप ध्यान रखोगे कि आप मीनिंग निकाल करके देखना कि अगर वो डिपेंड आ रहे हैं तो वो मिश्रित वाक्य रहेंगे। और उसी के साथ में ये जो मिश्रित वाक्य होते हैं इनमें क्योंकि भी यूज में लिया जाएगा, प्लस ऑफ इसमें इसलिए भी यूज में लिया जाएगा। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको इसमें ज्यादा समझ में आएगा। तो अब एक इसका क्वेश्चन देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको इसलिए और क्योंकि मैं बता रहा था। वो ये है कि संयुक्त वाक्य में कहा गया कि निधि रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके। तो इसका हम लोग जो उत्तर देंगे मिश्र वाक्य में वो रहेगा कि निधि इसलिए रात भर पढ़ती है क्योंकि वह परीक्षा देने की तैयारी करती है। तो यहां पर क्या है कि हमने इसलिए भी यूज में लिया है और क्योंकि भी हमने यूज में लिया है। तो ये बात आपको ध्यान रहे कि जब इन दोनों वर्ड्स रहेंगे तो ही हम लोग इसे मिश्र वाक्य बोलेंगे और मिश्र वाक्य के कन्वर्जन में हम इन दोनों को यूज में लेंगे। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में करतवाच्य। अब जो करतवाच्य होता है ये क्या होता है, सिंपल सा आपका जो सब्जेक्ट होता है ना वो आपको निकालना है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना है कि क्या क्रिया चेंज हो रही है या नहीं हो रही। अगर चेंज हो रही है तो वो क्या होगा, करतवाच्य। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर है कि रमेश केला खाता है। अब रमेश की जगह पर अगर हम लोग बोल देते कि यहां पर शीला होती तो शीला के लिए क्या आता है, शीला केला खाती है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि इसके अकॉर्डिंग ये क्रिया के अंदर परिवर्तन आ रहा है, तो ये हो गया करतवाच्य। फिर उसके बाद में आता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या है, यहां पर बात रहेगी वो रहेगी कर्म की। कर्म का मतलब क्या होता है, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी क्रिया बदले तो
उसे ही हम लोग बोल। तो अब इसका उदाहरण देखो, तो इसके उदाहरण में कहा गया है कि मीरा ने दूध पिया। तो अब मीरा ने दूध पिया, तो आप देखोगे कि यहां पर ये जो पिया है ये है पुल्लिंग और मीरा क्या है वो है स्त्रीलिंग। तो यहां पर आप देखो कि इसमें कर्म क्या है, कर्म है इसमें दूध जो कि ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या इसके अकॉर्डिंग क्रिया है वो है एकदम से सही है, दूध के अकॉर्डिंग ही क्रिया है, तो इसीलिए क्या हो गया, ये हो गया करतवाच्य। अब इसके बाद जो आता है ना वो आता है भाववाच्य। तो अब भाववाच्य का बड़ा ही सिंपल तरीके से समझो कि भाववाच्य में क्या होता है कि ना तो कर्ता की प्रधानता होती ना कर्म की प्रधानता होती। यहां पर किसकी प्रधानता होती है, यहां पर होती है क्रिया के भाव की प्रधानता होती है, तो वहां पर भाववाच्य होता है। तो आप बोलोगे कि भैया हमें पता कैसे लगेगा, अगर आपको देखते इसको गैस करना है तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, वो ये है कि इसमें सदैव जो क्रिया रहेगी वो पुल्लिंग रहेगी और अन्य पुरुष में एक वचन ही रहेगी। एक वचन क्रिया है और अगर वो पुल्लिंग है तो वो कैसे रहेगा, वो रहेगा हमारे पास में भाववाच्य। और अधिकतर ये जो होते हैं ये नेगेटिव ही होते हैं स्टेटमेंट्स। तो इसमें आपको बड़ा ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि इसमें क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि मोहन से टहला भी नहीं जाता। सिंपल से भी हो सकता है कि मोहन टहलता नहीं है, लेकिन इसमें क्या बताया जा रहा है कि मोहन से टहला भी नहीं जाता। तो यहां पर ये जो भाव है इसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है। इसी तरीके से मुझसे उठा नहीं जाता, मैं उठ नहीं सकता, ये हो सकता था, लेकिन इसमें क्या बता रहा है, मैं मुझसे उठा नहीं जाता। तो यहां पर इस तरीके से जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं भाववाच्य। अब इसके बाद में जो आता है वो आता है हमारा करतवाच्य से जो भाववाच्य है उसमें कन्वर्जन। तो अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो यहां पर एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि राधा नहीं हंसती, तो आप इसका कन्वर्जन इस तरीके से लिखोगे कि राधा से हंसा नहीं जाता। आप सिंपल से उस क्रिया को बढ़ा करके लिख दो कि राधा से हंसा नहीं जाता। इसी तरीके से मैं पढ़ नहीं सकती तो मुझसे पढ़ा नहीं जाता, और अब घूमे अब घूमा जाए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, भाव को इंपॉर्टेंस देनी है। और एक और बात ध्यान रहे कि जब आप लोग करतवाच्य को कर्मवाच्यों में करेंगे तो यहां पर आप लोग जो वर्ड यूज में लेंगे वो लेंगे द्वारा। ठीक है, द्वारा जरूर से याद रखना है, किसके लिए, जब आप इसका कन्वर्जन किस में करेंगे, वो करेंगे करतवाच्य में। ठीक है, करतवाच्य के लिए आप लोग द्वारा यूज में लेंगे, कर्मवाच्य से करतवाच्य में। ठीक है, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, आई थिंक कि मैंने गलत बोल दिया, ये ध्यान रहे कि ये करतवाच्य में नहीं, ये कर्मवाच्य में आता है। मैं भी कंफ्यूज हो गया था, वो ये है कि कर्मवाच्य जो है उसमें क्या आएगा, वो आएगा आपका द्वारा वर्ड जरूर से आएगा कन्वर्जन में, आपको ये ध्यान रहे। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा पद परिचय। पद परिचय के अंदर आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव के बारे में देखना है। तो सबसे पहले आप ध्यान रहे कि जो भी अगर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में आप बात करी जा रही है तो वो संज्ञा होता है। फिर उसके बाद में अगर किसी संज्ञा के शब्द की जगह पर सर्वनाम को यूज में लिया जा रहा है तो वहां पर उसे हम लोग सर्वनाम बोलते हैं। फिर उसके बाद में आता है कि अगर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की विशेषता बताई जा रही है, जैसे कि यह बहुत सुंदर है, यह बहुत मोटा है, यह बहुत पतला है, तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। जैसे कि लंबा, सुंदर, डरावना, ये हो गया। फिर इसके बाद में आता है इसका फोर्थ पॉइंट जो कि है हमारे पास में कि अगर कोई शब्द क्रिया है और उसकी विशेषता बताई जा रही है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे क्रिया विशेषण। अब इसमें क्या हो सकते हैं, जैसे कि क्रिया हो गई कल, अभी, दिन भर। फिर उसी के साथ में क्रिया कैसे हो रही है, चुपचाप हो रही है, अवश्य हो रही है, तेज हो रही है। फिर उसके बाद में क्रिया कहां से हो रही है, ऊपर से हो रही है, नीचे से हो रही है। ये अब मतलब कैसे, जिससे कि आपको पता लगेगी कि क्रिया कहां से हो रही है, वहां पर हो जाएगा क्रिया विशेषण। अब ये जो 3 पॉइंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। सबसे पहला पॉइंट है वो है 5th पॉइंट की अगर शब्द किसी 2 या 2 से अधिक संज्ञा के बीच में संबंध दर्शाता है तो कौन सा अवयव हो जाएगा, संबंध बोधक। जैसे कि के पास, के ऊपर, के नीचे, के कारण। और फिर इसके बाद में इसका जो 6th पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई शब्द किसी 2 वाक्यों के बीच में संबंध दर्शाते तो उसे हम लोग बोलते हैं समुच्चय बोधक। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें संज्ञा और सर्वनाम की बात करी जा रही है, इसमें वाक्यों की बात करी जा रही है। जैसे कि और हो गया, एत्व हो गया, इसीलिए हो गया, लेकिन हो गया, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, समुच्चय बोधक अवयव। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो ये है कि अगर शब्द किसी, जैसे विस्मय, जैसे कि विस्मय हो गया, हर्ष हो गया, जैसे कि अरे, घरना हो गई कि छी, तो ऐसे अगर शब्द होते हैं तो इसमें कौन सा रहेगा, वो रहेगा विस्मय आदि बोधक अवयव। ये 3 अवयव आपको ध्यान रखने हैं। और फिर इसके बाद में आप ढूंढेंगे उसका लिंग, जैसे कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। फिर उसके बाद में वचन देखेंगे, एक वचन है या फिर बहुवचन है, कारक कौन सा है, क्रिया कौन सी है। ये 3 चीजें आपको ध्यान रहे। सबसे पहले तो क्या याद रखना है कि उसका भेद कौन सा है। फिर उसके बाद में सेकंड आप उसमें क्या बात ध्यान रखोगे, उसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि उसमें कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। फिर थर्ड आपको बात ध्यान रखनी है कि वो एक वचन है या फिर बहुवचन है। फिर उसके बाद में जो लास्ट बात है वो आपको याद रखना है कि क्रिया के साथ में उसका क्या संबंध है। इस तरीके से आपको पद परिचय देना है। ठीक है,